नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और एक बार फिर आज आपके सामने उपस्थित हूं संस्कृत भाषा विज्ञान को लेकर के। संस्कृत भाषा विज्ञान में जो यह नई श्रृंखला हमने प्रारंभ की है वह है ध्वनि परिवर्तन की। ध्वनि परिवर्तन के विषय में हमने भूमिका में एक प्रकार से यह बात समझने की कोशिश की थी पिछले श्रृंखला में कि जिस प्रकार इस संसार के, इस जगत की अन्य सारी चीजें परिवर्तनशील है, उसी प्रकार हमारी ध्वनि भी परिवर्तनशील है। और इस परिवर्तनशीलता के ऊपर बार बार हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख किया जाता रहा है, हमारे साहित्य में उल्लेख किया जाता रहा है। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति। इसी तरह चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। इसी प्रकार गीता में पंक्ति है परिवर्तिनि संसारे, यानी परिवर्तनशीलता सर्वत्र है और इसको हम रोकते नहीं, इसको हम रोक सकते नहीं। तो इसी प्रकार ध्वनि में भी परिवर्तन देखे जाते हैं और उन्हीं ध्वनि परिवर्तन के संदर्भ में हमने दो प्रकार के परिवर्तन को आपके सामने प्रस्तुत किया था, आभ्यंतर और बाह्य परिवर्तन। आभ्यंतर परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन को भी हमने अलग अलग ढंग से कैटेगराइज किया है कि जब बोलने में सहजता हो, यानी जो व्यक्ति विशेष के उच्चारण को ध्यान में रख करके जो परिवर्तन हम पाते हैं, एक इंडिविजुअल आश्रित है, एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर में है, यह यूनिवर्सल नहीं है। व्यक्तिशः यह परिवर्तन होता है और उस व्यक्ति के वाग्यंत्र हों, उस व्यक्ति की त्वरा हो, उस व्यक्ति के मानसिक व्यापार हो, उस व्यक्ति का चिंतन कभी वचस्यन्यत मनस्यन्यत ऐसी स्थिति हो, तो ऐसे रूप में वो उस व्यक्ति पर केंद्रित होने के कारण जो ऐसे उच्चारण होते हैं उनको आभ्यंतर कारण के रूप में दे दिया जाता है। और जो बाह्य कारण होते हैं वो अपने सामान्य परिवेश में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे भाषाई हो, चाहे अन्य कोई भी कारण हो, उन कारणों का जो प्रभाव हमारी ध्वनियों के ऊपर में पड़ता है तो हम उसे बाह्य कारण कहते हैं। लेकिन ऑल टुगेदर अल्टीमेटली जो ध्वनि परिवर्तित होकर के हमारे मुंह से निकलती है वह तो आभ्यंतर ही है, वो बाह्य नहीं है। इसीलिए समग्र रूप से, मौलिक दृष्टि से जो परिवर्तनशीलता है उसका एक ही है आभ्यंतर कारण, क्योंकि ग्रहणशीलता है वो बाह्य है। बाह्य चीज से हम ग्रहण करते हैं, लेकिन बाह्य चीज से जो ग्रहण की गई बातें हैं हम उनको अपने आभ्यंतर रूप से प्रकट करते हैं, चाहे वो प्रयत्न लाघव हो या मुख सुख हो या ज्ञान हो या क्षिप्र भाषण हो या कोई भी हो। और तदनुसार हमने आभ्यंतर के लगभग 11 या 12 की संख्या आपके सामने प्रकट की थी और वो संख्या थी, वो नाम थे प्रयत्न लाघव, लघुकरण, अनुकरण की अपूर्णता, अशिक्षा, क्षिप्र भाषण, भावावेश, काव्यात्मकता, बलाघात, कृत्रिमता, भ्रामक व्युत्पत्ति और प्रदर्शन। मित्रों, हमने इसमें प्रयत्न लाघव को जाना, लघुकरण को जाना, अनुकरण की अपूर्णता को जाना। अभी हम लोग अशिक्षा को समझने की कोशिश करते हैं कि यह अशिक्षा क्या है। जैसा मैंने एक और बात बताई आपके सामने कि यह आवश्यक नहीं कि 11 या 12 कारण कोई अपनी स्पष्ट रूपेण पृथक सिद्धांत की स्थापना कर रहा हो। हम इस अशिक्षा को किसी अन्य चीज में भी डाल सकते हैं, अन्य चीजों से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जहां तक यहां हम देख पा रहे हैं कि अशिक्षा में क्या स्थिति उत्पन्न होती है, हम जो चीज बोल रहे होते हैं वो अज्ञान है हमारा, हम उनको समझते नहीं। जैसे आपने सुना होगा छात्र शब्द है, उस छात्र शब्द को क्षात्र बोल लिया जाता है। क्षात्र, क्ष, इच्छा ना बोल करके इच्छा बोलते हैं, यानी ई और छ के बीच में क आ जाता है, इच्छा। इसी तरह है शाप, लेकिन हम बोल जाते हैं श्राप, यानी शाप में श के बीच में र आ गया, श के बाद, जो है नहीं, ओरिजिनली है नहीं। हम वो नहीं जान रहे होते, हमें उसका ज्ञान नहीं होता, हमने उनकी शिक्षा प्राप्त नहीं की होती कि क्या उचित उच्चारण है, क्या उचित वर्ण है, और ऐसे रूपों में हम उनको बोल जाते हैं। क्षत्रिय शब्द है, उसको क्षत्रिय बोल जाते हैं।
छतरी बोल जाते हैं। तो ये कारण क्या है? ये अशिक्षा है। हम अपनी तरफ से तो ये समझ रहे होते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं, लेकिन जो वर्ण, जो शब्द, जो उच्चारण निकल कर आता है वो अशुद्ध होता है। इसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता। हम उस चीज को समझ, शिक्षा, अब जैसे अशिक्षा शब्द है, शिक्षा, देखिए ध्यान से सुनेंगे, अशिक्षा, ये क्ष नहीं है, छ कहीं इसमें नहीं है, इसमें क और मूर्धन्य श है, तब जाकर के यह शब्द बना है अशिक्षा। शिक्षा, यह शिक्षा नहीं है, छ नहीं है ये, लेकिन हमें मालूम नहीं, हमें ज्ञात नहीं होता। हमारा ज्ञान और हमारी अशिक्षा है जो छात्र को क्षात्र बना देता, अशिक्षा को अशिक्षा बना देता। और बहुत फेमस, सुखी व्यक्ति को सुखी कह जाते हैं। सुखी, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर ह्रस्व जो है वो दीर्घ उच्चारण होता है। दुनिया शब्द है तो दुनिया, तो ये जो है ये अशिक्षा है वो। और अशिक्षा का मूल कारण है कि हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वह उस उच्चारण, उस वर्ण को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाती। हम उनको असर्टेन नहीं कर पाते कि जो हम बोल रहे हैं वह सही है। उच्चारण शुद्ध ही तभी होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं। तो एक अशिक्षा कारण होता है जो ध्वनि परिवर्तन के कारणों में से एक है। मित्रों, इसके बाद क्षिप्र भाषण। क्षिप्र भाषण, देखिए ये उच्चारण भी जो अपने आप में, ये जो शब्द है, हालांकि यहां पर शब्द कई कई पुस्तकों में आप पाएंगे शीघ्र भाषण है। मैंने सविशेष यहां पर क्षिप्र शब्द इसलिए डाला है ताकि समझें कि यह क्षिप्र शब्द के भी उच्चारण में हमें कितनी परेशानी होती है। और क्षिप्र नहीं बोल करके क्षिप्र बोल जाते हैं, छ वाला छ बोल जाते हैं, इसलिए मैंने सविशेष यहां रखा है क्षिप्र भाषण। अब आगे देखिए ये क्या होता है। हम कई, जैसे मैंने बार बार कहा, और ये मेरा बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, और ये उदाहरण प्रायः सबको अब तक रटा हो गया होना चाहिए। कई सारे ऐसे नाम है जो मैंने स्पेशली एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हमने उसको ऑब्जर्व किया है और तब आप लोगों के सामने थ्रो किया है। वो कहीं भाषा विज्ञान के पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। दिल्ली में जगह है स्वरूप नगर, स्वरूप नगर बोल गए। मंडावली, मंडौली बोल गए। कौन मंडावली बोलेगा पूरा? टाइम किसके पास है? तो शीघ्र भाषण, शीघ्र भाषण, क्षिप्र भाषण, जल्दी में बोलने के कारण मंडावली मंडौली हो गया, स्वरूप नगर हो गया। कई वर्ण गायब हो जाते हैं मध्य से। जो अवध्याय, जो प्रयत्न लाघव से जो अवध्याय का जो झा बना है वो भी क्षिप्र भाषण में आएगा। अवध्याय जो है वो प्रयत्न लाघव नहीं लगाया जाएगा, इसलिए अवध्याय बन गया, अवझा बन गया। लेकिन जो ओझा और झा जो है वो क्षिप्र भाषण, क्योंकि अवझा नहीं बोल पाएंगे, अवझा, अवझा, अव को ओ कर दिया। उन्होंने शब्द को उन्होंने, खास करके आप पाएंगे जो कुछ जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें उन्होंने बोलते ही नहीं, उनने, किसने की जगह पे किन्ने। अब ही, हम लोग जो अभी शब्द बोलते हैं वो अभी और तभी दोनों गलत है। ये मूलतः अब ही है और तब ही है। ये क्षिप्र भाषण की परिणति है। गायत्री मंत्र में भी, जो गायत्री मंत्र है, हमने गायत्री लिखा है लोग, लेकिन उसको गायत्री कहते, यह बोलते ही नहीं, गायत्री मंत्र। यह है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप पूछिए, जब भी कोई मंत्रोच्चारण करते हैं, खास करके जो आधुनिक पंडित वर्ग जब मंत्रोच्चारण करते हैं तो उस मंत्र के कई वर्ण गायब होते हैं, क्योंकि उनको त्वरा होती है, वो प्रोफेशनली उन चीजों को करते हैं। कई सारे मंत्र को अत्यंत संक्षिप्त करके बोल जाते हैं। क्षिप्र भाषण की परिणति है। और हम सारे के सारे लोग ऑलवेज अपने को बिजी शो करते, ऑलवेज व्यस्त रहते हैं। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार अन्य कार्यों पे हम ज्यादा समय नहीं दे पाते, उसी प्रकार वर्णोच्चारण, पदोच्चारण और ध्वनि को छोड़ने में हम समय नहीं दे पाते। इसीलिए भाषा वैज्ञानिकों ने क्षिप्र भाषण को भी एक कारण माना ध्वनि परिवर्तन का। भावावेश, अभी शुरू में भूमिका के क्रम में हमने एक बात कही थी, सरोज की जगह पे सरु कह देना, अनुपमा की जगह पे अनु कह देना। वहां पर तो संक्षिप्तीकरण था।
लेकिन कभी कभी हम भावावेश में भी, बल्कि वर्ण बढ़ भी जाते हैं, छोटा को भी बड़ा कर जाते हैं। अगर 2 वर्णों का शब्द है तो वो 3 वर्ण में चला जाएगा। अगर 3 स्वर वाले शब्द हैं तो उसमें 4 स्वर हो जाते हैं। लेकिन वो भावावेश है, राम शब्द रामू बन जाता है, रामू रमुआ बन जाता है, बच्चा बचवा बन जाता है, या बच्चा बच्चू बन जाता है, बेटा बेटू बन जाता है, बेटी बेटू बन जाती है, विनोद बीनू बन जाता है, अनामिका अनु बन जाता है। और तो और हम सबके जो भगवान कृष्ण हैं वे कृष्ण कान्हा बन जाते हैं। ये भावावेश है। घर के माता पिता अग्रज जो होते हैं वे अपने अनुज के प्रति लाड़ प्यार दिखाते हैं, तो इसलिए उनके शब्दों का संक्षिप्तीकरण कर लिया। स्वरा शब्द स्वरू कह बैठते हैं। ये भावावेश है। और भाव एक ही नहीं होते, भाव पॉजिटिव ही नहीं होते हैं, भाव नेगेटिव भी होते हैं। कितना सुंदर राम है, राम से रामू बना और रामू से रमुआ बन जाता है। निकृष्टता भाव वहां पर आ गया। खास करके यूपी बिहार में आप देखेंगे कि ऐसे शब्द बनते हैं, भयंकर बनते हैं। पूरा का पूरा नाम जो है बदल जाता है, बीच में बाद में वाह लगा दिया। और खास करके जो समाज का जो वो क्लासिफिकेशन है, जो वर्णक्रम विभाजन है, तो उच्च वर्ण वाले निम्न वर्ण वाले को उसी प्रकार की अवमानना पूर्ण शब्द उनका बना देते हैं। कालू कलुआ, ये तो इसीलिए मैंने भावावेश जो कहा कि भाव केवल एक ही नहीं है, पॉजिटिव ही नहीं है, नेगेटिव सेंस में भी, गुस्से में भी हम कई सारे उस शब्द को तोड़ करके और उसको विकृत रूप बना करके प्रकट कर देते हैं और वही नाम प्रचलित हो जाता है। पंडित जी, पंडित जी बन गया। हालांकि इसको भी हम अशिक्षा में भी डाल सकते हैं, क्षिप्र भाषण में भी डाल सकते हैं, भावावेश में भी आता है। तो तभी मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्लाइट डिफरेंस आता है, लेकिन ऐसा हम देखते हैं और तदनुसार हमारे वर्ण में परिवर्तन होते हैं। काव्यात्मकता, काव्यात्मकता एक बहुत बड़ा कारण है मित्रों। ये अगर आप देखें तो बड़ा ही सुंदर है और एक निर्देश है काव्य निर्माण में। संस्कृत वर्ग में, संस्कृत के कवि वर्ग में बड़ा ही सुंदर एक कथन चलता है कि अपि माशाम मशम कुर्यात छंदो भंगम न कारयेत। हम आप सभी जानते हैं कि जो प्राचीन काव्य और कविता पद्धति रही है उसमें छंद के अधीन ही पद्य के निर्माण होते रहे। आधुनिक पद्धति में हमने जाकर के देखा, और संस्कृत में भी जो आर्या छंद है इसमें आकर के हमने देखा कि वर्ण परिवर्तन, वर्णों की संख्या में समानता नहीं है। अन्यथा आप जितने भी पढ़ेंगे सब में आप पाएंगे कि एक छंद नियमित छंद के अधीन है। अगर आप कुमार संभवम के 5वें सर्ग का अगर आप पहला पद्य लें तो देखेंगे वंशस्थ छंद है। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। 12 4 चरण में वर्ण होते हैं। वंश जथौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, यानी जगन तगन जगन और रगन, इस पद्धति से वंशस्थ छंद का निर्माण होता है। इसी प्रकार अन्य सारे छंद है। पंचछामर छंद आप लोग जानते होंगे, स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तवंतकांतकम भजे। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अब जरा यहां देखें कि इसमें भी छंद जो है एकदम पूर्ण है, लेकिन वहां पर स्पष्ट निर्देश है कि इस छंद की गत्यात्मकता को बनाए रखने के लिए, छंद के अनुशासन को जीवित रखने के लिए, भले ही शब्द है माशाम, उड़द के लिए माशा शब्द होता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में माशाम होता है, तो उसको बनाए रखने के लिए अगर माशाम शब्द का प्रयोग हम करेंगे तो छंद बिगड़ जाएगा। तो उस छंद को बनाए रखने के लिए निर्देश है कि आप माशाम की जगह पे मशम शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात आ ध्वनि का लोप कर दिया आपने। यह केवल माशा शब्द के संदर्भ में नहीं है, अर्थात जहां पर आपको छंद बनाना हो वहां आप शब्दों को बिगाड़ सकते हैं। और हिंदी में तो आप जानते हैं बखूबी, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, नाम है कबीर, छंद बनाने के लिए कबीरा कर दिया। कबीरा खरा बाजार में, आप देखिए है कबीर, बौ में
दीर्घ ई है, हमने उसे ह्रस्व ई कर लिया अपने छंद निर्माण के लिए, कबीरा या कबीरा। वीर शब्द को वीरा बना दिया। नदी, नदिया, नदिया चले चले रे धारा। अब नदिया शब्द तो कहीं से तो है नहीं, साहित्य मतलब अगर आप संस्कृत में शब्द देखें नदिया है नहीं, लेकिन छंद निर्माण के लिए नदी की जगह पे नदिया कर दिया। द्वार शब्द है, द्वार, द्वार को द्वार कर दिया। तो इस तरह से कवि की जो निरंकुशता है वो यहां पर भी देखी जाती है। और कवि की निरंकुशता के कारण, यद्यपि शब्द सारा बड़ा सुंदर है, यहां पर काव्यात्मकता, हम तो यहां पर कहेंगे इसे कवि की निरंकुशता कहनी चाहिए कि साहित्य में जो कवि करते, अभी जो मैंने गायत्री मंत्र का उदाहरण दिया था, जो वहां पर ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर वरेण्यम, णीयम वरेण्यम हम लोग याद करते हैं, लेकिन जब उसकी चैंटिंग की जाती है तो जो हाफ णा है उस हाफ णा में छोटी ई की मात्रा लगा करके वरेण्यम बना दिया जाता है। निरंकुशता है कवि की। एक और आपने महाकवि भर्तृहरि का एक पद्य सुना होगा नीति शतकम का, जो कि वैराग्य शतकम में भी प्राप्त होता है कि धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको छंद बनाए रखने के लिए संधि के नियमों को तोड़ देते, यानी संधि नहीं करते। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च, यानी च के बाद ई आ रहा है, तो सामान्य नियम हमें यह बता रहा है कि यह चेमाम च होना चाहिए। लेकिन जैसे ही चेमाम करेंगे छंद टूट जाएगा, एक वर्ण कम हो जाएगा और फिर वो काव्य सौंदर्य रह नहीं जाएगा। तो वहां पर आप संधि के नियमों को भी तोड़ देते हैं। अर्थात छंद को बनाए रखने के लिए, काव्य में निबद्ध करने के लिए आप संधि के नियमों को तोड़ भी सकते हैं, संधि के नियमों को बना भी सकते हैं, शब्द में परिवर्तन भी कर सकते हैं, शब्द को बिगाड़ भी सकते हैं। और वही बिगड़ा हुआ शब्द, वही संधि विरहित शब्द जब हमारे संभाषण में आ जाता है तो वहां पर ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए उसे कवि की निरंकुशता कहें या काव्यात्मकता कहें, यह भी हमारी ध्वनि में परिवर्तन का एक कारण बनता है। क्यों? क्योंकि हमने एडॉप्ट किया वहां से। जैसा मैंने अभी कहा आपके सामने, शब्द है कबीर दास, कबीर नाम है, ये तो कबीर दास से कबीर कर लिया, और कबीर से कबीर शब्द के भी विकृति देखिए, कबीरा, कबीरा। क्लियर है? तो ये परिवर्तन हम आप स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं अपने काव्य में छंद निर्माण के लिए। अगला है बलाघात। मैंने निर्देश दिया था बलाघात कहें स्वराघात कहें। यद्यपि ये दोनों जो है आज विलुप्ति की दशा पर है। अगर आप सद्य और एक सुस्पष्ट उच्चारण करना चाहेंगे आप किसी भी शब्द का, तो उसमें बलाघात और स्वराघात आवश्यक है। मैं हास्य वश भी पूछ लेता हूं छात्रों से कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो ऐसे में लोग राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। स्वाभाविक है ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रधानमंत्री। मैंने कहा नहीं, एक बार फिर बोलो। तब वहां पर हमें सिखाते हैं कि देखो क्या है, राजेंद्र प्रसाद, यानी संयुक्त वर्ण से पूर्व का जो ह्रस्व स्वर है हम उसे एक तरह से उस पर आघात करते, राजेंद्र, राजेंद्र प्रसाद। स्वाभाविक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में आप लोग शब्द प्रयोग करते हैं फलस्वरूप। अधिकांश लोगों को आप बोलते पाएंगे फल स्वरूप बोलते, फल स्वरूप। तो फल स्वरूप बोला, क्या हुआ? लॉ स्लैश हो रहा है, लॉ कट रहा है, लॉ आधा हो रहा है, उसे स्वर निकल रहा है। लेकिन फलस्वरूप ल है ना, तो ल का जो अ है उस पर आघात डालते, तो यह स्वराघात हो गया। बलाघात क्या है? बलाघात है आप किसी भी शब्द विशेष, किसी भी वर्ण विशेष पर जब आप जोर डाल करके प्रस्तुत करते हैं, बल लगाते हैं, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। देखिए अलग अलग प्रकार से उच्चारित हुआ और अलग अलग वर्णों, अलग अलग शब्दों के ऊपर में हमने स्ट्रेस डाला। तो ये बलाघात आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में बलाघात और स्वराघात दोनों विधाएं चलती है। खास करके जब उदात अनुदात स्वरित के क्रम में इन चीजों का सविशेष ध्यान रखा जाता है। ह्रस्व दीर्घ के उच्चारण में अभी मैंने सुखी और सूखी कहा,
यही चीज अगर काव्य निर्माण में, काव्योच्चारण में अगर आप ह्रस्व को दीर्घ बना करके उच्चारित करेंगे तो आपका छंद टूट जाएगा। तो यहां पर यह बलाघात और स्वराघात यह भी हमारे कारण बनते हैं, हमारे वर्णोच्चारण के, हमारे स्वरोच्चारण के कारण बनते हैं, और इसके आधार पर भी हमारी ध्वनियां परिवर्तित होती हैं। उदाहरण हमने दिया। अब देखिए, तथा समक्षम शब्द, समक्ष कह रहे हैं, समक्षा नहीं कह रहे हैं। वहां तो समक्ष कह रहे हैं, लेकिन फलस्वरूप में फलस्वरूप कह जाते हैं। हमारा ध्यान, हमारी बुद्धि, हमारा मन उनके साथ संयोजन नहीं कर पाता। हम जो बोल रहे हैं उसके अर्थ का अभिप्राय क्या बन रहा है हम इनको नहीं जान पाते, बल केवल हम ये सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आएगा। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु यमयुंक्त वेदितुम सवर्णि लिंगी, लिंगी ग में दीर्घ ई है, ग में, और ऋणा में ह्रस्व ई है, वर्णि लिंगी, ल में ह्रस्व ई है। अब देखिए, दो ह्रस्व एक दीर्घ कॉन्टिन्यूसली आपको बोलना पड़ रहा है, वर्णि लिंगी। लेकिन वहां पर कभी कभी अनायास हम लोग वर्णी लिंगी ऐसे बोल जाते हैं। तो ये बलाघात। स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम एक हुआ, स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम आघात फील कर रहे होंगे। एक शब्द अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम, उस आघात को पकड़िए, उस स्ट्रेस को पकड़िए, उस हिट को पकड़िए, तो शायद आपको वर्णोच्चारण, शब्दोच्चारण भी हो जाएगा और साथ ही ध्वनि परिवर्तन के उन कारणों को भी बखूबी अपने एक्सपीरियंस से, अपने उदाहरण से समझ पाते हैं। कृत्रिमता है ही, ये कृत्रिमता वो इसलिए आती है। अब उठो शब्द है, उठो जी, है ना, उठो है, उठो जी। अब ये क्या है? ये चीजें जो है हमारी भाषा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कभी कभी हम आनंद लेने के लिए भी बोलते हैं। आनंद तो उसमें वही कृत्रिमता जो है, उठो है, उठो, यह कृत्रिमता ही है ना, किसी शब्द को बोलना। हमें मालूम है कि उठो है ये शब्द। ध्यान रखेंगे, ये जो उदाहरण है वो केवल एक उदाहरण नहीं है। मैं केवल उठो शब्द को लेकर के नहीं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, हजारों उदाहरण इस तरह के मिलेंगे। आप खुद इसकी कॉपी बना लीजिए, आपके सामने सारे के सारे उदाहरण स्पष्ट हो जाएंगे कि ऐसे कौन कौन वर्ण है जिस वर्ण को हम तोड़ मड़ोड़ के बोलते हैं। तो जहां पर वर्णों को जबरदस्ती तोड़ मड़ोड़ करके जानबूझ करके प्रस्तुत करते हैं तो वो कृत्रिमता हो गई। कृत्रिमता है ही क्या? जो आर्टिफिशियल जो है बना करके नेचुरल शब्द को आर्टिफिशियल, स्पष्ट है। अब ऐसे में मैं आपके सामने अस्पष्ट कहता हूं, अस्पष्ट कहता हूं। अब ये देखिए, हम अपने उस निकलने वाली अध्वनि को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, जिसके कारण बार बार स्पष्ट शब्द जो हमारे मुंह से निकल रहा है, अस्पष्ट अस्पष्ट मैं कहता हूं। मैं स्पष्ट इस बात के आपके सामने रखना चाहता हूं, भाई साहब जो बोलने वाले हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मैं स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन जो सामने सुनने वाले वो अ से उसका नेगेटिव मीनिंग लगा बैठते हैं। लेकिन परंपरा में यह चल पड़ती है। शाम घर आ, शाम में, शाम को घर आ जाना, शाम में घर आ जाना, श्याम में घर आ जाना, कृत्रिम प्रयोग हो गया। शाम की जगह पे श्याम आ गया, या श्याम की जगह पे शाम आ गया। तो इस प्रकार से हम अपनी भाषा में, हम अपनी ध्वनियों में कृत्रिमता का समावेश करते हुए अपनी ध्वनि को परिवर्तित कर बैठते हैं। भ्रामक व्युत्पत्ति, ये देखिए भयंकर है ये इसका प्रभाव। खास करके संस्कृत में जितने भी वैदेशिक नेम जो नाम हैं, जो वैदेशिक शब्द होते हैं, उन शब्दों को तोड़ मड़ोड़ के संस्कृताइज्ड करने की, जो संस्कृतिकरण है, उसको करने की प्रवृत्ति है। यह दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई प्रॉपर नाउन है उस प्रॉपर नाउन का उसकी दूसरी भाषा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां है अलेक्जेंडर, उसे अलक्षेंद्र कह दिया गया। अब लीजिए, यह क्या उनसा मतलब है, लेकिन है, विद्यमान है। मैक्स मूलर, मोक्षमूलः, मोक्षमूलर ऐसे शब्द प्रयोग हो गए, मोक्षमूलः शब्द प्रयोग है।
लाइब्रेरी शब्द से रायबरेली बन गया। अब देखिए, वर्ण को परिवर्तित आदि करके भ्रामक व्युत्पत्ति, शब्द को ठीक से सुना नहीं और ठीक से नहीं सुनने के कारण हम उन शब्दों की जगह पे एक नए शब्द का निर्माण कर बैठते हैं और जो लाइब्रेरी है उससे रायबरेली शब्द बन गया। भाई, हम लोग अपने सामान को गोदाम में रखते हैं, बड़ी पुरानी परंपरा है गोदाम शब्द की। कभी ध्यान दिया कि इसका ओरिजिनल शब्द क्या है? बेसिकली यह शब्द निकला है गो डाउन से। गो डाउन इंग्लिश का वाक्य, नीचे जाओ, नीचे में रखा हुआ है। भाई, किसी ने सुना, ठीक से नहीं सुना, उसकी गलत व्युत्पत्ति करके निकल गया गोदाम। अब आइए समझिए इस प्रकृति को, किस नियम के अधीन इस परिवर्तन को लेंगे? तो बस ये परिवर्तन को हम भ्रामक व्युत्पत्ति शब्द के अधीन रखते हैं। बात कुछ और कही जा रही है, शब्द कुछ और निकल रहा है, जो मूल शब्द है उसका अर्थ कुछ और जा रहा है, वो अर्थ ना लगा करके हम उसको एक नया अर्थ दे रहे हैं। यही है भ्रामक व्युत्पत्ति। पहली बार, दूसरी बार कभी शब्द सुना, शब्द को ठीक से समझ नहीं पाए, तदनुसार हमने शब्द निर्माण कर लिया। अब एक नई प्रवृत्ति भी है लोगों में, जिसको कि हम सामान्य भाषा में अंग्रेजी के शब्द में कहते हैं शो ऑफ। प्रदर्शन का मतलब यद्यपि एग्जिबिट है, लेकिन एग्जिबिट नहीं हम लेंगे, यहां पर है ये प्रदर्शन का मतलब शो ऑफ करना। खास करके वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को स श श के उच्चारण में सर्वथा गलतियां होती है और वो चूंकि पहले से उनके में प्रवृत्ति होती है स बोलने की, सारे श श को स बोलेंगे, लेकिन नया नया जब वो देखते हैं कि और लोग तो भाई शशि बोल रहा है, हम शशि बोल रहे हैं, तो उस जगह पे वो क्या करते हैं, सारे स को श में परिवर्तित कर देते हैं और तब जाकर के सहरसा जो शब्द है वो शहरशा बन जाता है। शो ऑफ है। धन्यवाद धनबाद बन गया, धन्य भाग धन्य भाग बन गया। तो क्यों? क्योंकि यहां पर ये सारी चीजें हैं जो इसी प्रकार प्रवृत्ति हमारी चलती है। तो मित्रों, ये आपके सामने लगभग हमने 12 परिवर्तन के कारण आपके सामने रखे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में 3 कारण थे और अभी लगभग 9 कारणों का परिगणन हमने किया। सारे सरल हैं, उदाहरण के माध्यम से इनके सिद्धांत को आसानी से समझा जा सकता है। हमने सिद्धांत सहित आपके पास सामने उदाहरण रखा। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बखूबी इसे समझा होगा। इसको दोबारा सुनने को, पढ़ने को, जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जिसकी आवश्यकता है वो है आपकी टिप्पणी की, आपके प्रश्न की। अगर आपकी क्रिया, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया आती है तो मेरे लिए यह एक पारितोषिक होगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।